नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास से खबरों की। तो दोस्तों, देश प्रदेश की भी खबरें आपको इस बुलेटिन में बताते हैं, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। और आज शुरुआत करते हैं दोस्तों भादरा आसपास की खबरों से। और भादरा का जिक्र करूँ तो मैं दोस्तों, भादरा में लगातार धरने, प्रदर्शन और इस प्रकार के कार्यक्रमों का और राजनीतिक रूप लेता जा रहा है भादरा का आने वाला समय। और राजनीतिक गतिविधियां एकाएक दोस्तों क्षेत्र में बढ़ गई है और जन समस्याओं का अंबार है, उसको रोकने की कहीं कोई संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ कोई प्रयास इसको लेकर नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर पूरे कस्बे के और विधानसभा क्षेत्र के लोगों में निराशा झलकने लगी है। और धरना, प्रदर्शन, ये सारे के सारे कार्यक्रम दोस्तों कहीं ना कहीं निराशा की परिणति है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्री श्याम शिक्षण संस्थान के आज सम्मान समारोह की, जो कि शिक्षण संस्थान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और दोस्तों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक ऐसा नाम है क्षेत्र में जिसका नाम आते ही सबसे पहले अनुशासन, श्रेष्ठ शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा की दोस्तों अपने आप जहन में ये नाम जो है वो उभर कर आ जाते हैं। और बीए, बीएड और बीएससी बीएड की 2 छात्राएं, होनहार छात्राएं, जो कि गंगा सिंह विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट हुई है दोस्तों, उनके सम्मान समारोह स्वरूप आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इन छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर, सम्मान पत्र देकर और इनको समर्थ चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक अमरनाथ शर्मा ने इसको संबोधित करते हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और विशेष रूप से सुजाता पुत्री रमेश जांगिड़, जो कि डुंगराना की निवासी है, और मनीषा पुत्री बाल सिंह, जो कि कर्णपुरा की निवासी है, उनको बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए सभी छात्र छात्राओं से कहा कि इनसे प्रेरणा ली जा सकती है। और अनुशासन विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी एक कड़ी साबित होती है उच्च शिक्षा के मार्ग में। तो दोस्तों, शिक्षा अगर ग्रहण करनी है तो श्री श्याम शिक्षण संस्थान का ये मूल मंत्र है, वो अपने जीवन में उतारना होगा सभी विद्यार्थियों को। तो दोस्तों, इसी के साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट सुजाता और मनीषा ने भी अपने विचार प्रकट किए और अपने माता पिता के साथ गुरुजनों का, श्री श्याम शिक्षण संस्थान का भी बहुत बहुत साधुवाद उन्होंने दिया कि या इनकी लगन, मेहनत और शिक्षा की उच्च गुणवत्ता की वजह से ही हम जो आज है वो ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनेकों वक्ताओं ने संबोधित किया इस अवसर पर और सभी विद्यार्थियों ने भी भाग लिया, शाला के समस्त स्टाफ ने भी इस अवसर पर दोस्तों भाग लिया। और मैं बताऊं तो कुछ दिन पहले 17 विद्यार्थियों को इंस्पायर अवार्ड के लिए भी दोस्तों चयनित किया गया था इसी शिक्षण संस्थान के सर्वाधिक 17 विद्यार्थियों को, और जिनको 80,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति भी मिलती है और लगभग 5 वर्षों के लिए 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति सहायता भी मिलती है। विज्ञान संकाय में स्वदेव एक प्रकार से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन छात्रों को ये प्रोत्साहन राशि जो है वो मिलती है। तो श्री श्याम शिक्षण संस्थान अपने आप में बहुत बड़ी ऐसी पाठशाला है शिक्षा की, जहाँ से निकले हुए विद्यार्थी अपने पूरे जीवन को संवारते हुए अपना सफल जीवन काल व्यतीत करते हैं दोस्तों। तो मैं जिक्र करूं सम्मान पत्र और सम्मान चिन्ह के साथ संस्था निदेशक अमरनाथ शर्मा ने दोस्तों संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। और इस अवसर पर जो विद्यालय स्टाफ यहाँ मौजूद रहा दोस्तों, उनकी अगर मैं चर्चा करूं तो संस्था प्राचार्य जो है डॉक्टर रवि कांत शर्मा, डॉक्टर भीम सिंह सुथार, डॉक्टर वीरेंद्र कौशिक, महेंद्र प्रताप सांखला, सचिव संस्था के रवि
शंकर शर्मा ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और संबोधित भी किया गया इस अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों हुक्मा राम, लियाकत अली, कुर्डा राम, विनीता, अजय कांत, स्वामी सतवीर सिंह, आज़ाद सिंह, भरत सिंह, मनोज सिंह, सुभाष शर्मा, अजय शर्मा, विनीता, सुमन और विनोद डाका के अलावा सुरेश आचार्य, संदीप सिंह और राकेश खरसू आदि पूरा स्टाफ दोस्तों शामिल रहा। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, आज एक कांग्रेस को लेकर बड़ी न्यूज़ क्षेत्र में है जिसका हमने कल भी जिक्र किया था। देर शाम दोस्तों कांग्रेस कमेटी में कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ नियुक्तियां की गई और पीसीसी के सदस्य बनाए गए। हनुमानगढ़ ज़िले की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हनुमानगढ़ ज़िले में 10 पीसीसी सदस्यों की नियुक्तियां की गई, जिसमें से हनुमानगढ़ ज़िले में भूपेंद्र चौधरी को और पवन गोदारा को पीसीसी सदस्य बनाया गया। दोस्तों कांग्रेस में पीसीसी सदस्य बहुत बड़ा पद होता है, जो एक विधानसभा क्षेत्र में संभवतः 2 पीसीसी सदस्य बनाए जाते हैं और संगरिया में शबनम गोदारा और जसविंदर सिंह वांदर जो है उनको पीसीसी सदस्य बनाया गया। इसके अलावा पीलीबंगा का जिक्र करें तो पीलीबंगा में मास्टर भरतराम मेघवाल और विनोद गोठवाल को पीसीसी सदस्य नियुक्त किया गया और नौर में राजेंद्र चचाण जो कि अमित चचाण विधायक है, उनके पिता है सोन ढील प्रधान है, उनको पीसीसी सदस्य बनाया गया। और भादरा में दोस्तों जयदीप डुड्डी पूर्व संसदीय सचिव, उनको पीसीसी सदस्य बनाया गया और रफ़ीक कुरैशी एनआरआई जो कि चेयरमैन प्रतिनिधि भी है, उनको पीसीसी सदस्यता दी गई। इससे पहले हाजी दाऊद कुरैशी को भी पीसीसी सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ बात करें मायने क्या है दोस्तों इन पीसीसी सदस्यों का, तो डॉक्टर सुरेश चौधरी का बहुत बड़ा परिवार यहाँ एक प्रकार से कांग्रेसी परिवार था, उनकी अनदेखी की गई है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें संदीप ढूकिया, वो भी पीसीसी सदस्य रह चुके हैं, इस बार उनको भी नहीं बनाया गया। और दयानंद बेरवाल है लगातार कांग्रेस की कमान क्षेत्र में संभालते हुए और बड़े कांग्रेस के लीडर दोस्तों भादरा क्षेत्र में माने जाते हैं, इनकी भी यहाँ अनदेखी की गई है। शेर सिंह गोस्वामी है, वो भी काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं और वर्तमान में विधायक बलवान पुनिया के खास माने जाते हैं। तो इन सभी की एक प्रकार से अनदेखी की गई है। जयदीप डुड्डी को ज़रूर बनाया गया है और लगता भी यही है कि जयदीप डुड्डी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट लाकर चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जयदीप डुड्डी इस बार हो सकती है, जो कि पिछली बार जो गत चुनाव थे विधानसभा के वो डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कांग्रेस की टिकट लेके लड़ा था और 37,000 के करीब वोट प्राप्त किए थे। इस बार एसपी सिंह डॉक्टर सुरेश चौधरी के भाई है, वो चुनाव प्रचार में लगे हैं, जनसंपर्क में लगे हैं और संभवतः कांग्रेस और भाजपा की दोनों ही टिकटों की लाइन में भी वो अपने आप को झोंके हुए हैं। अभी पत्ते नहीं खोले हैं और कहीं ना कहीं पत्ते नहीं खोलना भी देर तक नुकसान का सबब बन जाता है इन राजनीतिज्ञों के लिए, क्योंकि जनता क्लियर चाहती है मूड क्या है नेताओं का, किस पार्टी की ओर रुझान है। और दोस्तों आजकल देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और पूरे के पूरे देश की राजनीति जो है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम आल की राजनीति हो चली है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें और विधानसभा चुनाव में भी दोस्तों ये चेहरा जो नरेंद्र मोदी का है बहुत बड़ा चेहरा और इफेक्ट डालता है लगभग सभी विधानसभा चुनाव के जो समय चुनावी गतिविधियां होती है, प्रचार प्रसार होता है और जो सारी कवायद होती है चुनाव की, उसमें भी तो कितना बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार राजस्थान में ये साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ सीएम फेस नियुक्त नहीं किया गया है, आगे नहीं लाया गया है। और सीएम फेस को आगे नहीं लाना क्या किसी पार्टी को भारी पड़ सकता है या फिर उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। बीजेपी के मामले में दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि उनको कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा दोस्तों एक ऐसा चेहरा है जो देश में सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ताकतवर ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा वर्तमान में माना जाता है। तो उसका चेहरे का फ़ायदा पार्टी को मिल सकता है
और जो चेहरा सीएम फेस का घोषित नहीं करने की जहां तक एक पॉलिसी है इन पार्टियों की, उसमें भाजपा मार नहीं खाने वाली है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दो सत्ता के केंद्र और या पावर जोन राजस्थान में उभर कर सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम की चर्चाएं दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कांग्रेस के गिनी जा रही है। वो बनाते हैं या फिर राहुल गांधी को ही एक बार पुनः, जैसी कि वर्तमान में अचानक से चर्चा निकल कर आई है, और आज की प्रमुख चर्चा यही है कि राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जा सकता है। और अशोक गहलोत की भी लगभग यही मंशा बार बार उनके बयानों से भी झलकती है। तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर सोनिया गांधी स्वयं कहे और वो चाहेगी तो मैं ज़रूर अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की बागडोर भी वो संभालते रहना चाहते हैं और राजस्थान से दूर नहीं जाना चाहते। यहाँ अशोक गहलोत का मोह जो है राजस्थान की राजनीति में किस कदर फंसा हुआ है आप देख सकते हैं। वहीं सचिन पायलट भी आगे क्या करने वाले हैं, क्या उनका रुख रहने वाला है, ये भी भविष्य के गर्भ में है दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन कांग्रेस में इस वक्त सबसे कठिन परिस्थितियां हैं, क्योंकि सत्ता संभाले हुए हैं और सत्ता बचाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती सत्ता दल पर होती है, और उस चुनौती को कितना संभाल पाते हैं और कितना ठीक तरह से आगामी नेक्स्ट जो चुनाव है 2023 का, उसमें उतार कर लाभ ले पाते हैं, ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आज कल विश्वकर्मा चौक पर कल एक शानदार कार्यक्रम में भादरा के विश्वकर्मा व्यापार संघ सदस्यों द्वारा किया गया, और एक चौक की जो बनाने की नींव भी रखी गई और भव्य चौक बनाने का आह्वान किया गया, संकल्प लिया गया भादरा में, जो कि हिसार बाईपास के पास से जो टाइल मार्केट है उसके ठीक आगे विश्वकर्मा चौक स्थित है। और दोस्तों हम आज जिक्र करें तो आज विश्वकर्मा जयंती भी है और विश्व मजदूर दिवस के रूप में भी, राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रामलीलाओं की रिहर्सल प्रारंभ है। अब रामलीलाओं का मंचन बेहद करीब आ गया है और रामलीला समिति भादरा की सबसे बड़ी रामलीला ने आज अपना जो मंचन कार्यक्रम है वो डिक्लेयर किया है, घोषित किया है। उसके अनुसार 22 सितंबर से नारद मोह के साथ लीला का मंचन किया जाएगा और 23 सितंबर को जो है मातर पितर भक्त श्रवण लीला का मंचन किया जाएगा और 24 सितंबर को राम अवतार, सीता का प्रकट होना और ताड़का वध की शानदार लीला का मंचन होगा। 25 सितंबर को सीता स्वयंवर और लक्ष्मण परशुराम शानदार संवाद भी इस दिन देखे जाएंगे। तो 26 को कन्यादान, 27 को राम वनवास की लीला होगी और 28 तारीख को राम केवट का बहुत सुंदर संवाद होगा, भरत मिलाप का भी लीला होगी और 29 सितंबर को खरदूषण का वध होगा और इसके अलावा 30 सितंबर को सीता हरण का दृश्य होगा और शानदार लीला का मंचन होगा। 1 अक्टूबर को लंका दहन, 2 अक्टूबर को अंगद रावण संवाद होंगे, जबकि 3 अक्टूबर को लक्ष्मण मूर्छा की बहुत शानदार लीला होगी। 4 अक्टूबर को आई रावण द्वारा राम लक्ष्मण को चुरा कर पाताल लोक ले जाया जाता है, जहाँ पर हनुमान जी पहुँचते हैं और उनका वध करते हैं। कुंभकर्ण का भी वध किया जाएगा। 5 अक्टूबर को रावण का वध होगा और दशहरा महोत्सव जो खेल मैदान में सबसे बड़ा आयोजन भादरा का होता है उसका आयोजन किया जाएगा और इसकी तैयारियों को लेकर ज़ोर शोर से रामलीला समिति लगी हुई है, उनके कलाकार, उनके पदाधिकारी लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरावास की तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी है। 2 दिन पहले बलि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। स्टेज स्थापित करने की तैयारियां की जा रही है, रिहर्सल भी ज़ोर शोर से की जा रही है और कार्यक्रम लगभग आदर्श रामलीला कमेटी का भी जारी किया जा चुका है।
23 तारीख से लीला का मंचन होगा और जो लीला का मंचन रामलीला समिति में होगा उससे अगले दिन वो मंचन आदर्श रामलीला कमेटी में होगा। तो ठीक से समझने के लिए एक दिन का गैप इन दोनों बड़ी रामलीलाओं के बीच में होता है, सदैव होता है। और रामलीला समिति एक दिन अग्रिम रूप से रखकर जो है वो चलती है और एक दिन लेट रखकर जो आदर्श रामलीला है वो अपना कार्यक्रम डिक्लेयर करती है। एक साथ में दोनों का मंचन एक ही दिन नहीं होता। इससे जो दर्शक है, जो धर्म प्रेमी लोग हैं, दोनों ही रामलीलाओं का पार्ट जो लीला है वो देखना चाहते हैं, वो दोस्तों आराम के साथ देख सकते हैं। आज बड़ी लीला में जो पार्ट खेला जाता है वो कल आदर्श रामलीला में खेला जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। और पीएम मोदी के पास विदेश से भी राष्ट्राध्यक्षों के फ़ोन आए। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के जन्मदिन की आज चर्चा रही और छाई रही, सारी पोस्टें पीएम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रही। और आज पीएम मोदी ने भी भारत को बहुत बड़ा उपहार दिया दोस्तों। जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, उसमें नामीबिया से 8 चीते लाकर दोस्तों 8 चीते आज भारत आए एक विशेष विमान से। और उन चीतों को जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का उसमें छोड़ा गया। 3 चीतों को आज पीएम मोदी ने छोड़ा गया। और इस अवसर पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 1952 में विधिवत रूप से घोषणा की गई थी भारत में कि चीता की प्रजाति भारत में विलुप्त हो चुकी है। एक भी चीता भारत में 1952 के बाद में नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। और वन्य जीवों को संरक्षण को लेकर कोई कार्यक्रम इतने लंबे समय से नहीं चल पाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने नामिबिया के साथ ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक करार किया है जिसके तहत 50 चीते लाकर देश के विभिन्न नेशनल पार्कों में बसाए जाएंगे, छोड़े जाएंगे और उनकी संख्या वो है तेज़ी के साथ बढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने बहुत शानदार पहल भी की है और एक प्रकार से सौगात दी है भारत के लोगों को चीते की, जो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर माना जाता है दोस्तों। तो इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आज के कार्यक्रम में, तो आज के कार्यक्रम में ख़ास दिन 17 तारीख के लिए इतना ही। अब मौसम का मिजाज आपको बताए तो आज मौसम के मिजाज में 17 सितंबर को 37 से 38 डिग्री का टेम्परेचर दिन भर देखा गया और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 80% बादल आसमान में दोस्तों छाए रहे। मौसम इस प्रकार था कि कभी धूप कभी छाँव और बरसात की कहीं कोई संभावनाएं नहीं है। 31 से 36 डिग्री टेम्परेचर जो है देर शाम को भी रहने की संभावनाएं जताई गई। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलती हुई बताई गई आज रात्रि तक के लिए। तो रात्रि को 50% बादल छाए रहेंगे और देर शाम को भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। बरसात की संभावना नहीं है। 18 सितंबर को कल के लिए 29 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, मैक्सिमम 33 से 37 देर शाम को और 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दिन भर के लिए। और 2 से 30% बादल छाए रहेंगे दिन भर आसमान में और रात्रि को भी 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर, 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 40% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के विशेष बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।